हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर वन से रिलेटेड कुछ हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर्स रहेगा, बिहार का करंट अफेयर्स भी होगा, साइंस का क्वेश्चन हम कुछ देखेंगे, इकोसिस्टम इकोलॉजी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। ऑलराइट दोस्तों, आई थिंक कि सभी लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका होगा अभी तक। ओके, किसी का भी एडमिट कार्ड बाकी नहीं होगा। जिन्होंने अपना फॉर्म फिल किया होगा सबका एडमिट कार्ड आ गया होगा। दोस्तों, तो अपना एडमिट कार्ड सही से देख लें, उसको अच्छे से प्रिंट आउट करवा के भी निकलवा लें। ऑलराइट, ताकि आप एग्ज़ाम देने में आपको सुविधा रहेगा। ओके, अभी भी किसी के साथ एडमिट कार्ड जैसा कोई प्रॉब्लम है या किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम जनरल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार। मतलब किनको दादा साहेब फाल्के जो इंडियन टेलीविज़न अवार्ड है 2022 का, बिहार में किनको दिया गया है। ओके, बिहार से कौन से व्यक्ति थे जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडियन टेलीविज़न के क्षेत्र में 2022 का दिया गया। ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में भी पूछा था। तो दीप श्रेष्ठ, किनको दोस्तों, दीप श्रेष्ठ को दिया गया है दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड 2022, दीप श्रेष्ठ। ऑलराइट, देखिए, दीप श्रेष्ठ हैज़ बीन अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2022 फ्रॉम बिहार। दीप श्रेष्ठ हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अबाउट 200 स्मॉल एंड बिग ऑनर रिसेंटली। ही रिसीव्ड दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड इन मुंबई। दीप श्रेष्ठ इज एसोसिएटेड विथ बिहार स्टेट बीजेपी आर्ट कल्चर सेल से भी जुड़े हुए हैं। दीप इज ऑल्सो द नेशनल कन्वेनर ऑफ श्रेष्ठ ग्लोबल कैस्ट कॉन्फ्रेंस आर्ट्स एंड कल्चर। ये ध्यान रखिए, हो सकता है पूछ सकता है कि ये और किससे जुड़े हुए हैं, तो नेशनल कन्वेनर ऑफ श्रेष्ठ ग्लोबल कैस्ट कॉन्फ्रेंस से ये जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो इनको देखिए, अबाउट 200 स्मॉल एंड बिग ऑनर, मतलब 200 छोटे और बड़े ऑनर्स इनको सम्मानित किया जा चुका है। दीप श्रेष्ठ बिहार के हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर। जो विश्व पोलियो दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, प्रत्येक साल। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द पोलियो वैक्सीनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ पोलियो फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोलियो डे 2022। कभी थीम पूछ लेता है क्वेश्चन में कि 2022 का ये वर्ल्ड पोलियो डे जो था उसका थीम क्या था। ओके, और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड पोलियो डे हम कब प्रत्येक साल सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड पोलियो डे आपका 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम था ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन जो वर्ल्ड पोलियो डे का इस बार का थीम था। देखिए, द करेक्ट आंसर इज ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 24 अक्टूबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द पोलियो वैक्सीनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ पोलियो फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ताकि इसमें एक जागरूकता फैलाया जा सके कि पोलियो को किस प्रकार से दुनिया के कोने कोने से पोलियो को हमको खत्म करना है। उसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट वॉज एस्टेब्लिश 1985 बाय रोटरी इंटरनेशनल टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ जॉन साल्क, who was the lead medicinal researcher of the team that developed a vaccine against polio। इम्पोर्टेंट है, देखिए 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो रोटरी इंटरनेशनल, कोई रोटरी इंटरनेशनल है उनके द्वारा, टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ जॉन साल्क। जो जॉन साल्क का जो बर्थ एनिवर्सरी था, ओके, 1985 के आसपास, उस समय 24 अक्टूबर को तो जॉन साल्क के सम्मान में, जॉन साल्क के सम्मान में, उनके याद में 1985 में रोटरी इंटरनेशनल इसको स्थापित किया था और कहा था कि हम प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस दिन जॉन साल्क का बर्थडे था। जॉन साल्क की वो पर्सन है जिन्होंने रिसर्च करके वैक्सीन बनाया, पोलियो का अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाया वो जॉन साल्क ने ही बनाया था। और आपको पता होगा भारत से पोलियो पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है। ओके, 2022 का थीम है हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन। देखिए, कुछ डे देखते हैं जो अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 2 अक्टूबर को तो जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे। ओके, 4 अक्टूबर का है आपका वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तो हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। ओके, 5 सितंबर को हम लोग नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। इंटरनेशनल टीचर्स डे कह सकते हैं आप 5 अक्टूबर को है। 9 अक्टूबर का आपका वर्ल्ड पोस्टल डे है और या वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी दोनों आपका 9 अक्टूबर को है। 10 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे।
16 अक्टूबर का है आपका वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे जो है विश्व खाद्य दिवस कह सकते हैं 16 अक्टूबर का, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को इटली की राजधानी रोम में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। याद रखिएगा, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा फर्स्ट है उसमें यही है कि पूरी तरह से दुनिया में पूरी तरह से 2030 तक गरीबी को समाप्त करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट यही है। 17 अक्टूबर को हम मनाते हैं इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन डे। याद रखिएगा 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। और साथ ही साथ पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फैसिलिटेड अराउंड हाउ मेनी डॉक्टर्स फॉर देयर वर्क अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम इन 2022। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो हमारा प्रधानमंत्री ये आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना आपको पता होगा, ये 23 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया है। 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची झारखंड है। रांची झारखंड में एक है प्रभाता स्टेडियम, वहाँ से मोदी जी इसको खुद लॉन्च किए थे। 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा इसमें, ओके, लगभग हर फैमिली के लिए, बीपीएल के लिए है। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है। तो इसका जो नोडल एजेंसी है, क्रियान्वयन एजेंसी, इसको कौन देखरेख करती है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आयुष्मान भारत का नोडल एजेंसी कौन है, तो ये आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, याद रखिएगा। देखिए, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ही इसको मतलब कितने डॉक्टर्स को डॉक्टर्स फॉर देयर वर्क अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम इन 2022, कितने डॉक्टर को इसके अंतर्गत मतलब कहा है कि काम करने के लिए लगभग, तो ये आपका 1000 डॉक्टर्स को, याद रखिएगा 1000 डॉक्टर्स को। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फेलिसिटेटेड अराउंड 1000 डॉक्टर्स फॉर देयर वर्क अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, मतलब फैसिलिटेट मतलब क्या, उसको मतलब सम्मानित किया है। 1000 डॉक्टर को उन्होंने सम्मानित किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, जो आयुष्मान भारत योजना में अपना योगदान दिए थे। ऑल राइट। देखिए, द NHA फेलिसिटेटेड अराउंड 1000 डॉक्टर्स फॉर देयर वर्क अंडर द आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम इन जुलाई 2022 में इनको सम्मानित किया गया। इट वाज अनाउंस्ड बाय आयुष्मान भारत उत्कृष्ट चिकित्सक सम्मान, आयुष्मान भारत उत्कृष्ट चिकित्सक सम्मान एंड आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना फेलोशिप। ऑल दीज अवार्ड्स विल बी कन्फर्ड सितंबर 2022। सबको मतलब 2022 में इनको सब सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, NHA highlights the performance of state and union territories in Western India and the India under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme. Under the award, 5 healthcare professionals will be given 1 year grant to undertake research. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज इंटायरली स्विच टू ग्रीन सरफेस। देखिए, ग्रीन सोर्सेज पे मतलब कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से हरित स्रोतों पर निर्भर हो गया है या स्विच कर गया है फॉर इस एनर्जी कंजम्पशन नीड, जो भी उसकी एनर्जी की आवश्यकता है तो पूरी तरह से वो ग्रीन सोर्सेज पर चला गया है। मेकिंग इट वन इंडिया एज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट इन अक्टूबर 2022, जो कि इंडिया का पहला सस्टेनेबल सतत एयरपोर्ट बन चुका है 2022 में, अक्टूबर 2022 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है। तो आपका ये है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल, जो पूरी तरह से ग्रीन सोर्सेज पर डिपेंड हो गया अपने एनर्जी के लिए। ऑल राइट, ग्रीन सोर्सेज पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ इंटायरली स्विच टू ग्रीन सोर्सेज फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन नीड, मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट। भारत का पहला 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट बन चुका है। The CSMIA was also the first in India to launch hybrid technology that solely runs on green energy since April 2022. CSMIA has prepared a roadmap to achieve net zero carbon emission by 2029. इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है कि किस प्रकार से वो जो नेट जीरो कार्बन हमको अचीव करना है 2029 तक, उसका इन्होंने पूरा एक खाका तैयार दिया है, अपना पूरा एक रोड मैप तैयार किया है। इसीलिए उन्होंने ग्रीन सोर्सेज पर अभी ही स्विच कर गया है। ऑल राइट, ध्यान रखिए। कुछ और इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कोचिन एयरपोर्ट वाला, ये आपका UPPCS में पूछा इस बार। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इनको भी एक अवार्ड दिया गया है, मतलब एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, एयरपोर्ट में बढ़िया सर्विस क्वालिटी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ओके,
फिर है द चंडीगढ़ एयरपोर्ट हैज़ रिनेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह एज ए ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर। मतलब शहीद भगत सिंह को सम्मान देने के लिए जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया, तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। नेक्स्ट है एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बाय अंडमान निकोबार कमांड एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन पोर्ट ब्लेयर ऑन 28 जुलाई 2022 टू बूस्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अंडर उड़ान स्कीम। देखिए अंडमान निकोबार और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है ताकि जो इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी है इसको हम साइन किया जा सके, इस पर थोड़ा बहुत बल दिया जा सके, इस पर काम किया जा सके। तो एयर इंडिया और एयर इंडिया अथॉरिटी आपका हो सकता है, और दूसरा है अंडमान निकोबार, दोनों के बीच में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कतर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कतर का जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2022। पूछ सकता है कि 2022 का दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट कौन है, किसको सम्मानित किया गया, तो ये आपका कतर का हमद एयरपोर्ट। कतर का हमद एयरपोर्ट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया 2022 में। देखिए द कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु, अपने देश में भी जो हमारा बेंगलुरु में कैंपगोडा एयरपोर्ट है, हैज़ बैग्ड द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया। भारत का अगर कह सके क्षेत्रीय सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है तो आपका कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का है। ओके, टाइटल इन द 2022 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, इनको भी जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है स्काईट्रैक्स का, उनमें इसमें सम्मानित किया गया किसको, कैंपगोडा को इंटरनेशनल रीजनल एयरपोर्ट में, याद रखिएगा रीजनल एयरपोर्ट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली साइंड ए MOU विथ नेफेड टू इंक्रीज बायोफ्यूल प्रोडक्शन इन द कंट्री इन ऑर्डर टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। देखिए कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए कौन सी कंपनी ने नेफेड के साथ एक MOU साइन किया है। ऑलराइट, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए कौन सी कंपनी ने नेफेड के साथ एक MOU साइन किया है, तो वो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ, नेफेड के साथ एक MOU साइन किया ताकि कार्बन इमिशन को कम किया जा सके, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए एग्रो को जाइंट नेफेड लिंक्ड ए MOU विथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ताकि हम बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और कार्बन के इमिशन को कम कर सकें, रिड्यूस कार्बन इमिशन। अंडर द MOU ए प्लांट फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट कैटल फीड एंड मार्केटिंग ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड CBG विल बी ऑल्सो सेटअप, ये सब ये स्थापित होगा। IOCL इज टेकिंग द लीड इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अ प्लांट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायो CNG so that farmers may contribute biomass instead of burning it। देखिए जो IOCL है उन्होंने एक प्रकार से जो किसानों से उनका प्लांट वगैरह जो भी है उनका कह सकते हैं, जैसे पराली जलाया जा चुका है अभी, पराली अभी जैसे पंजाब में जलाया जाता है, तो कुछ ऐसा उन लोगों ने, या कह सकते हैं कि मक्का उत्पादन जो बायोफ्यूल बनेगा हमारा, इथेनॉल जिसमें आप सुने होंगे इथेनॉल 20% मिक्स करना है, या बायो प्लांट जो पूर्णिया में लगा हुआ है ग्रीन फील्ड बायो इथेनॉल प्लांट, उसमें क्या होगा, मक्का से आपका या मक्का से चावल का भूसी से उसको बायोफ्यूल प्रिपेयर कराया जाएगा, तैयार किया जाएगा, तो इसमें किसान की भी आमदनी को बढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, अर्लियर द एग्री कोऑपरेटिव डिक्लेयर दैट इट विल इन्वेस्ट Rs 5,000 करोड़ इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू बिल्ड 100 बायो CNG प्रोडक्शन प्लांट यूटिलाइजिंग एग्रीकल्चर वेस्ट सच एज स्टेबल। तो 100 बायो CNG प्रोडक्शन प्लांट इन्होंने सोचा था लगाएंगे, 5,000 करोड़ का इसमें प्रोजेक्ट है टोटल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट रिंगिंग स्टेशन हैज़ बीन रिसेंटली ओपन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इस बार BPSC में पूछा गया है कि बिहार का पहला रिंगिंग स्टेशन, बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है। ऑलराइट, ये आपका खोला गया है भागलपुर में। बिहार का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन, याद रखिएगा, फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया, तो भागलपुर में। ऑलराइट, याद रखिएगा भागलपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC में पूछा गया है तो पूछा जा सकता है आगे। भागलपुर प्लेस become North India's first bird ringing station has been recently opened। भागलपुर is dedicated to observation, monitoring and research on migratory bird। मतलब माइग्रेटरी जो भी प्रवासी हमारा पक्षी आएगा उस पर ये एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका रिसर्च भी करना है। बिहार is said to become North India's first bird ringing station for observation, monitoring and research on migratory bird, the fourth state in the country after तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। देखिए ये अपने देश का चौथा है, कह सकते हैं कंट्री का चौथा है, कहाँ, किसके बाद, तो तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा के बाद, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, उसके बाद बिहार में ही खोला गया, तो देश का चौथा है, लेकिन बिहार का पहला है भागलपुर में। ऑलराइट, याद रखिएगा, देश का चौथा है और बिहार का फर्स्ट है। द फोर्थ वुड बी इन बिहार भागलपुर विच इज वन ऑफ द
3 नॉन ब्रीडिंग प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम कंबोडिया एंड आसाम। जो कि देखिए ये ब्रीडिंग प्लेस है, भागलपुर जो है बर्ड का ब्रीडिंग प्लेस है दोस्तों। यहाँ पर बर्ड आके आपस में नेस्टिंग करते हैं, मतलब अपना कह सकते हैं ब्रीडिंग करते हैं। ऑल राइट, तो भारत का चौथा है और बिहार का फर्स्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पीएससी में पूछा जा चुका है। ऋतिक आनंद फ्रॉम बिहार हैज़ वॉन विच मेडल फॉर द इंडिया एट द 24 समर डे बैडमिंटन ओलंपिक्स हेल्ड इन ब्राज़ील। देखिए जो 24वां समर डे बैडमिंटन ओलंपिक्स हुआ था, या कह सकते 24वां समर ओलंपिक हुआ था, कहाँ था, ब्राज़ील में हुआ था। समर डे ओलंपिक हुआ था आपका ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें बैडमिंटन में जो बिहार के ऋतिक आनंद, बिहार के कहाँ, वैशाली के, बिहार से भी कहाँ तो वैशाली के हैं। उन्होंने जो बैडमिंटन ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था। पूछा है क्या जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। और हाल ही में जो थाईलैंड हुआ, थाईलैंड में दोस्तों एक बैडमिंटन का प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें उन्होंने 3 मेडल जीता है, 3 मेडल जीता है, तीनों गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है और ब्रॉन्ज भी जीता है। ये भी ध्यान रखिए, जो हाल फिलहाल में थाईलैंड में एक बैडमिंटन का प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें ऋतिक आनंद, बिहार के ऋतिक आनंद वैशाली जिले के हैं, इन्होंने 3 मेडल जीता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और आपका गोल्ड। और साथ ही साथ इन्होंने 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक्स जो था उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछा जा चुका भी है। देखिए ऋतिक आनंद फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 24th समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड इन ब्राज़ील, क्योंकि भारत के लिए पहला था। ओके, ही बिलोंग्स टू हाजीपुर इन बिहार, बिहार हाजीपुर वैशाली जिले के हैं। आफ्टर डिफीटिंग ब्राज़ील, चाइना, टर्की एंड फ्रांस इन दिस मैच, ऋतिक आनंद वॉन द गोल्ड मेडल आफ्टर डिफीटिंग जापान इन द फाइनल मैच। फाइनल मैच में इन्होंने जापान को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड द चिपको आंदोलन हग द ट्री मूवमेंट स्टार्ट। चिपको आंदोलन आपको कब स्टार्ट हुआ था, याद होगा। चिपको आंदोलन दोस्तों ये उत्तराखंड की घटना है। वृक्षों की जो बहुत बड़े पैमाने पर कटाई हो रही थी, तो उसमें जो आपका सुंदरलाल बहुगुणा, उनका नाम ही सुनोगे, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें एक पूरा आंदोलन क्रिएट करवाया वहाँ पर, ताकि वृक्षों की कंजर्वेशन किया जा सके। तो चिपको आंदोलन 1970 के आसपास, 1974-73 में इसको देखा गया था। ओके, तो इसी समय की घटना है। यही हमसे पूछा कि कब ये स्टार्ट हुआ, तो आपका 1974 में। तो देखिए 1970s हमारा आंसर हो सकता है कि 73-74 के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था, तो 1970s में। चिपको मूवमेंट, हग द ट्री मूवमेंट, इट वाज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। चिपको मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट को हम चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973 एट रेनी विलेज इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द घरवाल रीजन इन उत्तराखंड, देन ए पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। देखिए उस समय ये तो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। उत्तराखंड बना कब है, 2000 ईस्वी में उत्तराखंड बना है, उसमें उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो था वहाँ का, चमोली डिस्ट्रिक्ट का घरवाल रीजन, जो घरवाल वाला क्षेत्र था, घरवाल वाला, उसके चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1973 में ये आपका रेनी विलेज में स्टार्ट हुआ था। दिस मूवमेंट वाज मेनली अबाउट हगिंग द ट्री टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वुड कटर्स फ्रॉम कटिंग देम। जो आपके जो वुड कटर थे, पेड़ को काटने के लिए आए थे, तो लोगों ने, उसके गांव के रेनी गांव के लोगों ने पेड़ों से जाके चिपक जाते थे। ऑब्वियसली आपने इनके बारे में सुना भी होगा, पेड़ों से चिपक जाते थे कि पहले हमको काटो तब इसको तुम काटना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो लोग इनको तो नहीं काटा, या आंदोलन कह सकते थे सक्सेसफुल हुआ। लेकिन इसी प्रकार का 1700 के आसपास दोस्तों, 1731 या कुछ ऐसा ही है, आपको नाम भी सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई। जो अमृता देवी बिश्नोई है आपका खेजरी के संरक्षण के लिए, खेजरी के संरक्षण के लिए राजस्थान में, ओके, राजस्थान में इन्होंने भी इसी प्रकार का आंदोलन, चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था कि राजा को महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, या कह सकते हैं राजा को महल बनाने के लिए वो जगह की आवश्यकता है, इससे जंगल को काटा जा रहा था। इन्होंने भी जाके वृक्षों को अपने खुद और अपने बच्चों के साथ जाके वृक्षों को पूरी तरह से पकड़ लिया, पहले हमको काटो फिर मतलब पेड़ को काटना। इतना निर्दयी राजा था, इतना उसका निर्दयी सैनिक वगैरह था, उनको मतलब बुरी तरह से बीचों बीच उनको काट दिया, उनके बच्चों को काट दिया और पूरे जंगल को साफ कर दिया। तो उन्हीं अमृता देवी के नाम पर भारत सरकार अवार्ड भी देती है वृक्षों के संरक्षण के लिए। तो वहाँ पर तो उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। ओके, लेकिन चिपको आंदोलन सक्सेस हुआ था। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए ये नाम पूछा जा सकता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम तो बहुत ज़्यादा इसमें आता है, ये और है, याद रखिएगा, चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा अगेंस्ट द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री बाय द टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर इन द उत्तराखंड हिल्स। जो उत्तराखंड हिल्स में कॉन्ट्रैक्टर जो रहते, ठेकेदार वगैरह, उनको मिला था काटने का, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। सुंदरलाल बहुगुणा हैज स्पेंट ए लार्ज पोर्शन ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इन द हिमालय। देखिए ये इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा मतलब कार्यकाल इस वृक्षों की संरक्षण के लिए दे दिया, इसलिए इनका नाम सबसे ज़्यादा आता है।
लोकल हिल वीमेन फ्रॉम विलेज वेयर ऑर्गेनाइज्ड एंड मेड अवेयर ऑफ द इकोलॉजिकल थ्रेट इन द हिल। जो वहाँ के स्थानीय महिलाएं थी, इन लोगों ने आपस में बातचीत करके एक दूसरे को समझाया कि किस प्रकार से वृक्षों का कटाई हमारे लिए इकोलॉजिकल थ्रेट हो सकता है, क्योंकि पूरे पर्यावरण पर भारी खतरा हो सकता है। हाल ही फिलहाल में आप देखे भी होंगे रिपोर्ट में, न्यूज़ वगैरह देखो दोस्तों कि उत्तराखंड का जो, वैसे भी उत्तराखंड का हिमालयन रीजन, हिमालय का एकदम फोल्डेड माउंटेन है आपका, और न्यू है, यंग माउंटेन है, तो ये अभी तक मतलब इसमें उथल पुथल होते ही रहता है। वहाँ का जो ज़मीन बैठता है, वहाँ का पहाड़ जो है बैठ रहा है, जिसके कारण उत्तराखंड का जो बहुत सारे चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास के गांव वाले लोग जो हैं, उनके घर मतलब घर के बीच में दरारें आ गई है। ऑब्वियसली ज़मीन बैठेगा, घर के बीच में दरारें आएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। They actively participated in the campaign. They embarrassed or hugged the tree when the timber contractor reached and forced them to leave. The participation of the local people led to the efficient management of forest. This local naval campaign for saving hill forest and greenly spread all along with the region and in Karnataka in the south also in 93। मतलब इसी प्रकार घटना आपको कर्नाटका में 1983 में देखा गया था। ऑल राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों चिपको आंदोलन, चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा दोनों लीडर का नाम आता है 1974 1970, आप ध्यान रखें ओके इसके आसपास। नेक्स्ट है एज पर द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का थियरी है, सिद्धांत है, द पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैरेक्टराइज्ड बाय। जैसे देखिए आपसे पूछा है कि पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज, किसी भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो पोस्ट ट्रांजिशन स्टेज होता है उसको हम किस प्रकार से पहचान सकेंगे, इसको ध्यान ही रखना पड़ेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो लो एंड नियरली इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट, इसमें क्या है, तो लो एंड नियरली इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट। देखिए द करेक्ट आंसर इज लो एंड नियरली इक्वल डेथ एंड बर्थ रेट, इसको हम पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज को पहचान सकते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, इट प्रिडिक्ट द शिफ्ट इन द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन किस प्रकार से शिफ्ट हो रहा है बर्थ एंड डेथ पर डिपेंड होके, उसको ये बताता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। ओके, दिस थियरी ऑल्सो स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ को दोनों आपस में किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके बारे में बताता है। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन डेमोग्राफिक वॉरेन थॉमसन इन 1929। इसको देखिए, अमेरिकन का जो डेमोग्राफर थे, डेमोग्राफर क्या होता है, जो पॉपुलेशन पर जिनकी अच्छी समझ होती है, जो विशेषज्ञ कह सकते हैं, पॉपुलेशन पे जिनकी अच्छी समझ होती है, एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, और जो इस पे रिसर्च वगैरह करते हैं, उनको डेमोग्राफर कहते हैं। तो वॉरेन थॉमसन जो थे 1929 में इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी दिया था। इसके 5 स्टेज है टोटल। देखिए स्टेज 1 है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल, जो पहला है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल है। दिस इज स्टेट ऑफ हाई बर्थ एंड डेथ रेट रिजल्टिंग इन लो पॉपुलेशन ग्रोथ ओवरऑल। ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि आपका बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ऑब्वियसली ओवरऑल क्या होगा, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका नीचे ही रहेगा, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है, साथ साथ आपका डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो लोग जैसे ही आएंगे उतना ही चले जाएंगे, तो ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होने वाला है, कम ही होने वाला है। सेकेंड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसमें देखिए जनसंख्या का विस्फोट होगा विथ ए कॉन्स्टेंटली हाई बर्थ रेट एंड डिक्रीजिंग डेथ रेट। यहाँ पर बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट बहुत कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ सर्ज, यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा एकदम लॉजिस्टिक फेज में ग्रोथ करेगा, पॉपुलेशन आपका सर्ज करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ रिसर्च है स्टडी रेट, मतलब एकदम स्टडी, मतलब सीधे चले जाएगा। एज द बर्थ रेट फॉल्स एंड द डेथ रेट रिमेन्स लो, बर्थ रेट भी यहाँ पर कम हो गया और आपका डेथ रेट यहाँ पर भी स्लो हो चुका है। द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, यहाँ भी पॉपुलेशन तो बढ़ेगा लेकिन स्टेडी रेट में, एक कह सकते हैं कि सामान्य स्तर पर। फिर है स्टेशनरी पॉपुलेशन, ट्रेडिशनली कंसिडर टू बी द फाइनल स्टेज, दिस इज वन ऑफ द डेमोग्राफिक स्टेबलाइजेशन इन विच बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर लो। यहाँ आपका जो स्टेशनरी पॉपुलेशन, यहाँ आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हो जाएगा, एक प्रकार से स्टेबल वाली कंडीशन हो जाएगी। दिस मीन्स डैट ओवरऑल पॉपुलेशन स्टेज फेयरली लो, यहाँ भी ओवरऑल पॉपुलेशन आपका कम हो जा सकता है। फर्दर चेंजेज इन बर्थ रेट, फिफ्थ स्टेज है फर्दर चेंज इन बर्थ रेट। द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैरेक्टराइज बाय लो एंड नियरली इक्वल एंड डेथ, इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट, ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स साइंड एन MOU ऑन 22 सितंबर टू टैकल द इशू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन के विषय पर इसको टैकल करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ MOU पर साइन किया है। प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए एनसीसी ने किसके साथ MOU पर साइन किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका है ऑप्शन में UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। तो इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ प्लास्टिक पोल्यूशन दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ। UNEP की स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1972 को,
5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है तो केनिया नैरोबी में, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केनिया नैरोबी में है। ओके, अफ्रीकन कंट्री है। और पहली बार 5 जून को इसलिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पहली बार दोस्तों 1974 को 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस अमेरिका में सबसे पहले, और अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो याद रखिए एनसीसी ने यूएनईपी के साथ समझौता किया है प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। NCC and UNEP has signed an MOU in the presence of Defense Minister राजनाथ सिंह in New Delhi on 22 सितंबर 2022। राजनाथ सिंह के सामने इन्होंने साइन किया है तो 22 सितंबर 2022 को। It was signed to tackle the issue of plastic pollution and achieve the universal goal of clean water bodies through पुनीत सागर अभियान। इसके बारे में हमने पढ़ा भी है दोस्तों, पुनीत सागर अभियान, एनसीसी ने पुनीत सागर अभियान स्टार्ट किया था। ओके, एंड टाइट टन प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम, पुनीत सागर अभियान तक कि समुद्री किनारों को इसको साफ करना था। एनसीसी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी, किसके साथ तो आपका यूएनईपी के साथ। द एनसीसी हैड लॉन्च्ड पुनीत सागर अभियान इन दिसंबर 2021 में उन्होंने एनसीसी ने पुनीत सागर अभियान लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुनीत सागर अभियान किसने लॉन्च किया, तो एनसीसी ने, याद रखिएगा एनसीसी ने। The MOU is aimed to synergize effort toward emerging youth for promoting clean water body. Punit Sagar Abhiyan aims to clean sea shore from plastic and other waste material and create awareness about the importance of cleanliness. Since the launch of Punit Sagar Abhiyan, over 100 ton of plastic waste have been collected from nearly 19 locations by more than 12 lakh NCC cadet and civilian volunteer। देखिए बहुत सारा पोल्यूशन उन्होंने मतलब कलेक्ट भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी ब्लूमबरी। ये जो बुक है आपका अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, किसने लिखा है तो ऋचा मिश्रा, याद रखिएगा ऋचा मिश्रा ने इन्होंने किताब को लिखा है। ओके, देखिए फाइनेंशियल जर्नलिस्ट ऋचा मिश्रा, अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी ब्लूमबरी इज द स्टोरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। मतलब पिछले जो कह सकते हैं कि 50 वर्षों में, हाफ सेंचुरी में जो भारत का जो ऑयल सेक्टर में इंक्रीज हुआ है, ऑयल एंड इंडिया गैस में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो ऋचा मिश्रा एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है। द बुक रिकॉर्ड्स इंडियाज अपस्ट्रीम जर्नी इन सिस्टमेटिक मैनर। द बुक हाईलाइट्स द की रोल प्लेड बाय केशव देव मालविया हु वाज द पेट्रोलियम मिनिस्टर 1970 में जो आपका केशव देव मालविया थे उनके ऊपर ये बुक हाईलाइट किया गया है। ऑलराइट, उनके बारे में बताया गया है। कुछ बुक्स और उसके ऑथर के बारे में देखिए जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई रत्नाकर सेठी, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई रत्नाकर सेठी। ठीक है, द मिलेनियली योगी आ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ दीपम चटर्जी। नेक्स्ट है आपका उड़ान एक मजदूर बच्चों की उड़ान एक मजदूर बच्चों की दोस्तों, ये आपका मिथिलेश तिवारी। उड़ान एक मजदूर बच्चों की तो मिथिलेश तिवारी हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रोज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड्स डिजिटल नोमैड्स सावी एंड विद्या। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नमेंट्स किरण बेदी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फियरलेस गवर्नमेंट्स किसकी पुस्तक है, किरण बेदी की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा, तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखा है तो तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा, याद रखिएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी इंपॉर्टेंट है, फियरलेस गवर्नमेंट, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है आपका। फियरलेस गवर्नमेंट किरण बेदी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल, और द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। नेक्स्ट है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनोसेंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोषाल। नेक्स्ट है गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम अशोक बल। नेक्स्ट इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी। गणपति गंधोत्पाय गवर्नर यारलंगडा लक्ष्मण प्रसाद, याद रखिए। पब्लिक सर्विस एथिक्स प्रभात कुमार। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून याद होगा दोस्तों, ये पहले इसके यूनाइटेड नेशन के महानिदेशक रह चुके हैं बान की मून। अभी कौन है तो अभी आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं पुर्तगाल के, और सबसे पहले यूएन के आपका महानिदेशक कौन थे तो ट्रिग वैली थे सबसे पहले, नॉर्वे के। नेहरू है द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया त्रिपुरदम सिंह। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे इन्होंने लिखा है तो भास्कर चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
द इंडियन वाइल्ड एस इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैटेगरी स्पीसीज कैटेगरी। जो इंडियन वाइल्ड एस है दोस्तों, ये भारतीय जो जंगली गधा है, ये लगभग आपके गुजरात में मिलते हैं। इंडियन वाइल्ड एस इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैटेगरी, इसको किस कैटेगरी में रखा गया? ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार तो इनको रखा गया आपका इंडेंजर्ड में। याद रखिएगा, इंडेंजर्ड जो हमारा लिस्ट है उसके अंदर इसको इंडेंजर्ड में रखा गया वाइल्ड लाइफ आपका इंडियन वाइल्ड एस को जंगली गधा को दोस्तों इंडेंजर्ड में रखा गया है। ऑलराइट, सेकंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज बायो माइनिंग? देखिए, बायो माइनिंग दोनों को अलग अलग अगर यदि आप तोड़ लेते हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बायो मतलब बायोलॉजी हो सकता है आपका, जो कोई भी लाइफ हो सकता है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो सकता है। और माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग का मतलब हम उत्खनन करना, हम कोई मेटल निकाल सकते हैं, कोई और मिनरल वगैरह निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली तो हमको मेटल या नॉन मेटल ही मिलता है तो माइनिंग से। तो अगर इस प्रकार से आप तोड़ेंगे तो आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। कार्बन का है यहाँ कोई लेना देना नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम रॉक और सब माइन वेस्ट। बिल्कुल सही बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका बायोलॉजी होगा दोस्तों, यहाँ से आपका बायो शब्द मिल सकता है। तो यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ से? रॉक ओर्स और माइन वेस्ट। जो भी हमारा माइन वेस्ट है या रॉक ओर है, उससे हम आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। यहाँ डिकम्पोजिशन का कोई बात ही नहीं है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फोर्थ है, इट इज द प्रोसेस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ माइनर मिनरल इन अर्थ सरफेस विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन प्लांट स्पीसीज। प्लांट नहीं दोस्तों, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज से हम ऑब्वियसली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है, यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम रॉक ओर्स और माइन वेस्ट। बायोमाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम रॉक माइन, जो हमारा रॉक ओर्स है, ओके, और या माइन वेस्ट से हम रिलीज करवाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को। बायोमाइनिंग टेक्निक्स में ऑल्सो भी यूज टू क्लीन अप साइट्स दैट हैव बीन पोल्यूटेड विथ मेटल्स। उस साइट को भी हम जो भी साइट को भी हमारा क्षेत्र हो सकता है कि मेटल से पोल्यूटेड हो चुका है, तो वहाँ पर हम बायो माइनिंग करवा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उसको हम एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। When the metal of interest is directly dissolved, the biomining process is called बायोलीचिंग। जब मेटल जो हमारा कोई भी मेटल इंटरेस्ट का मेटल हो सकता है, जो अच्छा मेटल होगा, अगर डिजोल्व हो गया तो उसको हम कहेंगे बायोलीचिंग कर सकते हैं। एंड व्हेन द मेटल ऑफ इंटरेस्ट इज मेड मोर एक्सेसिबल और इंडस्ड इन द मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड, इट इज कॉल्ड बायोऑक्सीडेशन। और जब हम उसको इस स्थिति में ले आते हैं कि हम उसको आसानी से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस कंडीशन का बायोऑक्सीडेशन कहते हैं। Both processes involve microbial reaction that can happen anywhere of the microbes, rocks and necessary nutrients like oxygen occur together। ये आपको कहीं भी हो सकता है, माइक्रोबियल रिएक्शंस आपका कहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। ऑल राइट, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक इज मेनली ड्यू टू। इरिटेंट का मतलब एक प्रकार से एकदम खूब जलाने वाला आपका जो रेड हेज हो जाता है, रेड हेज जैसी हो जाती है, आंखें में जलन होता है ट्रैफिक पे, वो मेनली किसके कारण होता है? ओके, आपका सल्फर के कारण होता है, नाइट्रोजन के कारण होता है, कार्बन के कारण होता है, या हाइड्रोजन के कारण होता है। तो दोस्तों ये हम यूजुअली हमको होता है नाइट्रोजन के कारण, ऑब्वियसली सभी को होता है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो आपका जो है आँख लाल हो जाएगा या जलन होने लगता है, तो ये नाइट्रोजन के कारण होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, when fossil fuel is burnt in an automobile engine, dinitrogen and dioxygen combine to yield significant quantities of nitric oxide and nitrogen dioxide। जब मतलब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो आपका डाइनाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है दोनों आपस में रिएक्शन करके कभी कभी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। NO रिएक्ट इंस्टेंटली विथ ऑक्सीजन टू गिव NO2। जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। द इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो आपको आँख में हो सकता है कि जलन हो, ये सब यूजुअली किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। याद रखिएगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। हायर कंसंट्रेशन NO2 कैन डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर इसका कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यदि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया तो ये उसके फोटोसिंथेसिस को रेट को कम कर सकती है। ऑल राइट, और उसके प्लांट को भी डैमेज फ्लावर को भी, लीव्स को भी डैमेज कर सकती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो काउज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। आपका ये जो है कम समय के लिए, एक्यूट मतलब होता है कम, क्रॉनिक मतलब लंबे, तो आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसी आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर सकता है। जैसे कोविड-19 दोस्तों, कोविड-19 क्या था? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था हमारा। कोविड-19 क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, नोज के थ्रू आपके कह सकते हैं कि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फ्लामेशन कर देता है। ऑल राइट,
दे कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, इसमें क्या क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजमा इन ह्यूमन बींग्स, जो भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है आपका, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजमा ये सब करवा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड कॉज इरिटेशन टू द आईज रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आपका आंख में इरिटेशन हो सकता है और आंख लाल भी हो सकता है और टीयर्स आ सकता है, आंख में आंसू आ सकता है। हाई कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस ऑफ फ्लावर विच इवेंचुअली फॉल फ्रॉम प्लांट है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन अगर प्लांट में ज़्यादा हो जाए, प्लांट के आसपास ज़्यादा हो जाए तो उसका फ्लावर क्या होगा, तो स्टिफ हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है और वो यूजुअली गिर जाता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव। देखिए बिहार का पहला जो है बर्ड चिड़िया का फेस्टिवल है कलरव, वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है? ओके, नीतीश कुमार जी ने, तो ये किया है जमुई में। कहा दोस्तों? जमुई में। याद रखिएगा, बर्ड रिंगिंग स्टेशन पूछे तो आपका भागलपुर में। कलरव फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका जमुई में। और हमने लास्ट डेट पढ़ा था कि वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया दोस्तों? ये आपका पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ऑल राइट, यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया? जमुई। ओके, जमुई के सांसद कौन है दोस्तों? जमुई से एमपी है आपके चिराग पासवान। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? देखिए वर्ल्ड सस्टेनेबल जो विश्व सतत डेवलपमेंट विकास का लक्ष्य समिट है 2022 हुआ था, उसका थीम क्या था? ऑल राइट, अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस, जो 2030 तक इनका अपना प्रॉमिस है कि 2015 से 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 उसको लक्ष्य को पूरा करना है, ये था। या पार्टनरशिप फॉर रीसाइलेंट प्लेनेट। नेक्स्ट है, redefining our common future, safe and secure environment for all, and the last है towards a resilient planet, ensuring a sustainable and equitable future। बिल्कुल सही बात है, towards a resilient planet, याद रखिएगा, towards a resilient planet, ensuring a sustainable and equitable future, ये हमारा इस बार का थीम था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन सितंबर 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल टू द बिहार गवर्नमेंट फॉर माइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इन औरंगाबाद एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए जो भारत सरकार है एक प्रकार से अप्रूवल दी है बिहार सरकार को कि आप माइनिंग कर सकते हैं औरंगाबाद और बिहार में, औरंगाबाद और गया में किस मिनरल का। यही आपसे पूछा है कि मिनरल, किस प्रकार के मिनरल का आपका मतलब एक प्रकार उत्खनन करने के लिए, माइनिंग करने के लिए जो भारत सरकार ने बिहार सरकार को परमिशन दिया है, तो ये आपका पोटास, इसका दोस्तों पोटास के लिए। ओके, तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे और डिस्कस करेंगे, तब तक आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, अच्छे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं रिवीजन के लिए, हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एग्जाम का दिन अभी तो बाकी है, 3-4 दिन तो है, और एग्जाम के बाद भी आपका जैसे ही एग्जाम खत्म होगा दोस्तों हम पेपर एनालिसिस करेंगे। पेपर एनालिसिस उसको आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे ही मिलेगा। ओके, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कट ऑफ वगैरह भी उसी समय हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और एडमिट कार्ड रिलेटेड किसी को भी अभी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, ताकि पता चले, तब तो आगे बात बढ़ाया जा सके। ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।